हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अभिषेक परमार ऑनलाइन फिजिक्स लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग गॉस का थ्योरम कंप्लीट कर चुके थे और आज का हमारा टॉपिक है गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन। ओके, तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। ओके, तो गॉस के थ्योरम को अगर हम लोग शॉर्ट में रिवाइज करें तो हमने गॉस के थ्योरम में पढ़ा है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है तो उस सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा वो उस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज प्रेजेंट है से 1/ε टाइम्स ज़्यादा होता है। ओके, अगर फॉर्मूले के टर्म्स में हम बात करें तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो 1/ε टाइम्स होता है टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दैट क्लोज्ड सरफेस। ओके, और ऐसे सरफेसेस को जहां पर गॉस का थ्योरम एप्लीकेबल होता है हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ओके, तो आज हमको देखना है इसका एप्लीकेशन, मतलब हम इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं, इसको कहां पर हम अप्लाई करके क्या हम अपना फायदा निकाल सकते हैं। तो गॉस के थ्योरम का सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि हम किसी भी शेप और साइज का अगर हमारे पास कंडक्टर है, चार्ज्ड कंडक्टर है, तो हम उसकी फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आज के हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में यही सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी टाइप के कंडक्टर का फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आज जो हम लोग चुनेंगे, देखिए वैसे तो बहुत सारे हम ऑब्जेक्ट्स का, कंडक्टर्स का निकाल सकते हैं फील्ड इंटेंसिटी, बट हम उन्हीं आपके कंडक्टर्स को चुनेंगे जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में दिए हुए हैं। ओके, जिसमें से सबसे पहला होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, और इसी को हम कहते हैं लाइन चार्ज। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है कि हमको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसी लॉन्ग चार्ज्ड वायर की। ठीक है, उसके पहले हम लोगों को 2-3 बातें जो है दिमाग में रखनी है। क्या है वो 3 बातें? जैसे पहली बात है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है एरिया चार्ज डेंसिटी, और इसी को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसी में थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये 3 चीजें क्या होती हैं, पहले हमको इनके बारे में इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए क्योंकि ये यूज होते हैं आगे चल के। देखिए, अगर हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एक वायर है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है L, और इसको हमने किसी आउट सोर्स से Q चार्ज दिया हुआ है और ये इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब इस L लेंथ में टोटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो अब अगर हम इसके टोटल चार्ज जो कि Q है में इसकी टोटल लेंथ को डिवाइड कर दें तो इसी को हम कहते हैं लैम्डा। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा Q/L, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस टोटल लेंथ के पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दें, इसको कहते हैं रेखा आवेश घनत्व, मतलब तार की कुल लंबाई की में से प्रति एकांक लंबाई में कुल कितना आवेश है, तो हिंदी में कहेंगे रेखा आवेश घनत्व, और ये हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल उस वायर की लंबाई। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हमारे पास कोई सरफेस है और इस सरफेस को हम प्लस Q चार्ज या कोई भी चार्ज देते हैं और वो यूनिफॉर्मली इस सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस सरफेस का अगर एरिया A है तो अगर हम इसके टोटल चार्ज में
टोटल एरिया को डिवाइड कर दें तो इसको हम कहते हैं सिग्मा, और इसी को कहते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब इस टोटल सरफेस के पर यूनिट सरफेस में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। हिंदी मीडियम इसे कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। मतलब कुल क्षेत्रफल में से प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश वितरित है तो ज्ञात करने के लिए कुल आवेश में कुल क्षेत्रफल का भाग लगा देना होता है। और सिमिलरली अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बताना है तो इसी को कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं रो से, और ये होता है आपका Q/V। ओके, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं आगे चल के, इसको आप दिमाग में रखें। ठीक है, चलिए अब हमारा जो टॉपिक है वो उठाते हैं कि हमको अगर लाइन चार्ज के कारण या एक वायर के कारण किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी बतानी है तो हम कैसे बताएंगे और उसमें कैसे गॉस का थ्योरम यूज करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब हमने एक ले लिया लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अब आप इसको आप इनफाइनाइट लेंथ का वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, बट जो भी वायर लेंगे उसको कंसिडर करना है कि वो बहुत पतला है, देयर इज अ वेरी थिन वायर। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो L है, कैपिटल L, या आप इसको चाहें तो इनफाइनाइट लेंथ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने माना लेट देयर इज अ वेरी थिन वायर ऑफ लेंथ L। ठीक है, जिसको हमने बाहर से आउटसोर्स से प्लस Q चार्ज दिया हुआ है, जो इस पूरे वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब इसको जो टोटल चार्ज दिया हुआ है वो है प्लस Q फ्रॉम एनी आउटसोर्स, जो इस पूरे वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब बाहर से इसको Q आवेश दिया गया है इस पतले वायर को, जो इसमें बराबर मात्रा में वितरित हो चुका है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस वायर से R डिस्टेंस पे ये पॉइंट है P, जहां पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल वायर पता करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो इसका डिस्क्रिप्शन पहले आप लिख देंगे कि हमने एक P पॉइंट लिया है R डिस्टेंस। थोड़ा सा डिस्टेंस को हम कम करते हैं। ओके, अब करना क्या है आपको, अब आपको इस पूरे वायर में कहीं पर भी दो पॉइंट्स ले लीजिए। सपोज मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया पॉइंट M, और यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया N। ये दो पॉइंट आपको तब के केस में लेना है जब वायर की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है या फिर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। अगर आपने लिमिटेड लेंथ ली है तो फिर आप इस वाले पॉइंट को M और इस वाले पॉइंट को N कंसिडर कर सकते हैं। ओके, बट हम ये मान रहे हैं कि हम इन दोनों केसेस के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकें या तरीका सीख सकें, तो हमने बीच में कहीं पर दो पॉइंट ले लिए हैं वायर में M और N। ठीक है, अब इस Mn की जो लेंथ है ये आप कंसिडर कर लीजिए स्मॉल l। ठीक है, अगर आप ये पूरा वायर लेते तो लेंथ क्या कंसिडर करते हैं कैपिटल L, बट हमने इनफाइनाइट के केस के लिए बात की है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं बीच में दो पॉइंट है M और N, और यहां से यहां तक की जो वायर की लेंथ है दैट इज स्मॉल l। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस स्मॉल l जो ये वायर की लेंथ आपको दिखाई दे रही है, इसको किसी भी सिलेंडर का एक्सेस मानते हुए R को रेडियस लेते हुए एक सिलेंडर ड्रॉ करना है, एक इमेजिनरी सिलेंडर, क्लोज्ड इमेजिनरी सिलेंडर। ठीक है, तो अगर हम R को रेडियस लेते हैं और इस Mn को एक्सेस ले लेते हैं सिलेंडर का, तो वो सिलेंडर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ओके, ये हमने रेडियस लिया हुआ है और ये हमने लिया था एक्सेस। तो ये R रेडियस और लेंथ जो है स्मॉल l, जिसको हम एक्सेस भी ले रहे हैं Mn को, हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया है, वो भी क्लोज्ड। अब सिलेंडर ड्रॉ क्यों किया है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन, और गॉस का थ्योरम तभी एप्लीकेबल होता है व्हेन देयर इज अ क्लोज्ड सरफेस, जहां पर गॉस का थ्योरम अप्लाई किया जा सके। तो नाउ दिस इज
दैट गॉसियन सरफेस एंड दिस सिलेंडर इज दैट गॉसियन सरफेस जहां पर हम गॉस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं टू ऑब्टेन द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द वायर। ओके, तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर क्लोज्ड सिलेंडर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने ये सिलेंडर ड्रॉ किया तो इस सिलेंडर के 3 सरफेसेस हो जाएंगे। ये अपर सर्कुलर सरफेस S1, लोअर सर्कुलर सरफेस S2 और ये कर्व्ड सरफेस S3 होगा। किसी भी सिलेंडर के 3 सरफेसेस होते हैं, ऊपरी वृत्तीय सिरा, निचला वृत्तीय सिरा और ये वक्र पृष्ठ। तो S1, S2 और S3 हमने इसको नाम दे दिया और हमको पॉइंट P पे क्या बताना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब अगर हम गॉस थ्योरम से देखें तो ये जो पूरा सिलेंडर है इसमें से फ्लक्स, क्योंकि ये चार्ज्ड वायर है इस सिलेंडर के अंदर, तो इस पूरे सिलेंडर से फ्लक्स बाहर निकलेगा। ठीक है, अब अगर हमको ये निकालना है कि इस पूरे सिलेंडर से टोटल कितना फ्लक्स बाहर आएगा, तो टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ जो हमने सिलेंडर ड्रॉ किया है, इस सिलेंडर से अगर हमको टोटल फ्लक्स निकालना है कितना होगा, तो ये जो टोटल फ्लक्स होगा ये होगा फ्लक्स लिंक्ड विथ S1, क्योंकि ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, तो यहां से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो प्लस फ्लक्स लिंक्ड विथ S2 प्लस फ्लक्स लिंक्ड विथ S3। मतलब ये जो तीनों सरफेसेस हैं इनसे निकलने वाले फ्लक्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको सिलेंडर से निकलने वाले टोटल या सिलेंडर से कितना फ्लक्स अटैच्ड है ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में अगर हमको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रो S1, फ्लक्स थ्रो S2 और फ्लक्स थ्रो S3। ओके, चलिए हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमने यहाँ पर फ्लक्स को निकालने के लिए इकट्ठे सभी फ्लक्स को ऐड कर दिया है, सम कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक अदिश राशि है, तो हमको टोटल फ्लक्स निकालने के लिए बस सभी सरफेसेस के फ्लक्स को ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर φS1, φS2 और φS3 की अगर हम वैल्यू पुट करें तो देखिए हमको पता है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स φE ये होता है ES, या हमने पढ़ा था EA cos थीटा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का cos थीटा कंपोनेंट हम लेते हैं क्या, फ्लक्स निकालने के लिए। तो ये होता है कंप्लीट फॉर्मूला EA cos थीटा। तो अगर हम φS1 लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका ES1 cos थीटा, ये हो जाएगा आपका ES2 cos थीटा और ये हो जाएगा आपका ES3 cos थीटा। अब देखिए तीनों सरफेसेस अलग अलग हैं, तो हम इनको सेपरेट करने के लिए इसको E1 cos थीटा 1, E2 cos थीटा 2, E3 cos थीटा 3 सेपरेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हमने ये सिंबलाइज कर दिया है इसको कि जो S1 सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1, उस सरफेस का एरिया S1 और जो भी एंगल बन रहा होगा ये थीटा, अगर आपको याद होगा तो ये जो थीटा होता है ये E और A, E वेक्टर और A वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो आइए E वेक्टर और जो A वेक्टर है, यहाँ पर S है हुआ वो वेक्टर, उसका डायरेक्शन चेक करते हैं फॉर दीज 3 सरफेसेस। तो अगर हम S1 सरफेस की बात करें तो देखिए ये है S1 सरफेस, और आपको पता है कि किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है, यानी बाहर की तरफ होता है। तो इस S1 का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ S1 इस सरफेस के परपेंडिकुलर। सिमिलरली ये है आपका देखिए S2 का होगा इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, मतलब इन दिस डायरेक्शन। तो ये हो गया डायरेक्शन किसका, S2 का। और ये है कर्व्ड सरफेस, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, मतलब इन दिस डायरेक्शन। ये हो गया S3 का डायरेक्शन। ठीक है, तो हमको तीनों सरफेसेस में हमको किसका डायरेक्शन मिल गया, A का। अब किसका डायरेक्शन देखना है, E का। अब देखिए ये जो वायर है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं।
अब इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वायर में, तो इसके हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से बाहर निकल रहा होगा। अगर वायर के इस साइड से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगा, इस साइड से देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बाहर निकलेंगी। अब क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पूरे सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब हमको देखिए पैरेलल मिल रही है। तो इधर आप देखेंगे तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इधर आप देखेंगे तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से S1, S2 और S3 के डायरेक्शन को देखें तो यहां पर देखिए S1 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, फील्ड लाइंस इधर है, तो यहां पर S1 और E के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो अगर हम S1 के केस में देखते हैं तो ये हो जाएगा ES1 cos 90 डिग्री, और S2 के केस में भी देखें तो S2 का डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ है, और E का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड्स, इधर और इधर। तो यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना हो गया 90 डिग्री। तो ES2 ये भी हो जाएगा cos 90 डिग्री। और अगर हम E3 S3 के केस में देखते हैं तो E का डायरेक्शन देखिए किधर है, इधर, और S3 का डायरेक्शन भी किधर है, इधर ही है। तो थीटा कितना हो जा रहा है यहाँ पे 0 डिग्री। ओके, अब देखिए इन सब इस पूरे सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर जो हम E1 E2 लिख रहे हैं वो उसकी जगह केवल हम E लिख सकते हैं। तो ES3 cos यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, ये E1 E2 E3 हमने क्यों हटा दिया, क्योंकि हमको पता चल गया कि पूरे सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है आगे, इसको मिटा दें यहां से। चलिए, तो अब हमारे लिए बड़ा ही सिंपल हो जाता है इसको आगे ले जाना। आपको पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो इस वाले केस में ये पूरा हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, तो केवल क्या बचेगा यहाँ पर, ये वाला टर्म बचेगा। और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ओवरऑल जो टोटल फ्लक्स इसमें से बाहर निकलेगा, जो हमने मैनुअली फाइंड किया है, वो जो टोटल फ्लक्स सिलेंडर से निकलना चाहिए वो हो जाएगा आपका ES3 इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए, अगर हम यहां पे इस S3 को देखें तो ये जो S3 है ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और हमको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है 2 पाई RL। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को याद होगा कि वक्र पृष्ठ जो होता है किसी बेलन का वो होता है 2 पाई RL, और यहां पर जो S3 सरफेस है वो एक्चुअल में कर्व्ड सरफेस है, तो उसका एरिया हमको पता है 2 पाई RL होता है। तो हम यहां पर S3 की वैल्यू रख सकते हैं, तो फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई RL E। ठीक है, S3 की हमने वैल्यू रख दी 2 पाई RL। अब अगर हम यहां से E फाइंड करते हैं, अच्छा इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे दें। अब देखिए ये क्या है, फ्लक्स, इस पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है ये उसका फॉर्मूला है। बट हमने पढ़ा है, बट फ्रॉम गॉसेस थ्योरम हमको बताया गया है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। और ये जो फाई E का फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है ये पूरे सिलेंडर के लिए ही तो है। तो अब अगर हम इस फाई E की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, वेयर Q इज द टोटल चार्ज गिवन, तो ये यहां पर हो जाएगा आपका फाई E की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 पाई RL E। तो यहां से आपको E का फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखिए बस इसको आपको यहां नीचे ले जाना है, तो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 2 पाई RL, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला मिलेगा आपको। ओके, अब देखिए इक्वेशन नंबर 4। अब आप इस वाले टर्म को देखिए, यहां पर ये क्या है Q बाई L, और Q बाई L हमने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पढ़ा था कि अगर हम टोटल चार्ज में से टोटल लेंथ को डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या मिलेगा हम लोगों को, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो यहां से Q बाई L वाले टर्म को हम हटा करके फाइनली E का जो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं वो हो जाएगा लैम्डा अपॉन, ये हो जाएगा 2 पाई R देखिए यहां पर अभी है, तो ये हो जाएगा 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q बाई L क्या हो गया आपका लैम्डा, तो 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ये हमको E का क्या मिल रहा है फॉर्मूला। तो यहां पर जो ये R है
ये क्या है, इसका रेडियस है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप पहले पॉज करके इसको आप नोट करें, फॉर्मूले को मैच करके देखें इट इज सेम और नॉट। तो ये आपका 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट हो जाता है इस लाइन चार्ज के कारण या वायर के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही है आपका फाइनल फॉर्मूला। इसको लैम्डा के टर्म्स में ऐसे लिखेंगे और क्यू के टर्म्स में ऐसे लिखेंगे। ये दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, अलग अलग क्वेश्चंस में यूज होते हैं। ओके, चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा, हटा दें इसको। चलिए, तो आज हमने पहला जो एप्लीकेशन था वो देख लिया, वो था कि लाइन चार्ज के कारण हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, अब अगर हमसे ये बन गया तो अगला वाला और भी आसान है। अब अगर हमको सेकंड जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास ये एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट है किसी कंडक्टर की, और इसको हमने चार्ज दिया हुआ है। तो इसके इस सरफेस पे भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्योंकि ये इनफाइनाइटली प्लेन है, और इसके इस सरफेस पे भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगर ये प्लेन शीट कहीं पर रखी हुई है तो इस सीट के कारण इसके अगल बगल किसी भी पॉइंट पर अगर हमको इंटेंसिटी बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगेन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं थ्रू गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज बना लेता हूं जिसका जो सरफेस एरिया है, किसी भी सरफेस का जो इसका एरिया है हम वो कंसिडर कर लेते हैं कि वो कितना है, ए है। ठीक है, और इसको आउटसोर्स से प्लस क्यू चार्ज हमने दिया और वो प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली इस शीट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इस शीट को हम नाम देने की जरूरत नहीं, बिना नाम के भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं विजुअलाइज करूं तो ये शीट मान लीजिए बोर्ड पे कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, इसके इस तरफ भी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ए एरिया में, और इधर भी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली ए एरिया में। ठीक है, और ये जो सीट है ये कुछ इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, बोर्ड में आपको ये 2D डायग्राम है, मतलब ये 2D सरफेस, इसलिए आपको ये सीट ऐसे दिखाई दे रही है। आपको कंसिडर क्या करना है कि ये कुछ इस तरीके से रखी हुई है। ओके, चलिए अब हमको मान लेते हैं कि हमको इससे ये रहा r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P और हमको यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, इस जैसे हमने ये r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P लिया हुआ है, ठीक इतने ही डिस्टेंस पे इस सरफेस के इस साइड पे एक और पॉइंट ले लेंगे P डैश। ठीक है, अब ये जो P डैश जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम कंसिडर करेंगे किसी सिलेंडर का एक्सिस, और अगेन हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर देंगे। अब जो भी आप सिलेंडर यहां पर ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस कितना होगा यहां पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एक्सिस की लेंथ कितनी है वो इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आप कुछ इस तरीके से भी सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हैं, रेडियस यहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो एक ऐसा बड़ा सा सिलेंडर बना सकते हैं जिसके अंदर ये पूरे आप इस सीट को मान सकते हैं कि पूरा उसके अंदर है। ठीक है, हमको सिर्फ यहां पर किससे मतलब है, सॉरी इसकी जो एक्सिस की जो लेंथ है ना वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहां पर आप जो सिलेंडर का जो रेडियस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस एक्सिस उसका क्या होना चाहिए, पीपी डैश। ठीक है, तो हमने यहां पर एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट ले ली, उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया, उतने ही डिस्टेंस पे सरफेस की दूसरी ओर भी हमने एक पॉइंट ले लिया P डैश। तो अब P डैश हमको एक लाइन मिली, उसको हमने क्या मान लिया, उस किसी सिलेंडर का एक्सिस, और एक्सिस लेते हुए हमने यहाँ पर एक सिलेंडर ड्रॉ किया है। सिलेंडर ड्रॉ करते समय सिलेंडर का रेडियस यहाँ पर हमने नहीं लिया है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम मान लेते हैं कि हम ये छोटे वाले सिलेंडर के साथ ही आगे बढ़ते हैं। आप बड़े सिलेंडर के साथ ही आगे बढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको पता है कि अगेन ये एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर के 3 सरफेस होते हैं, एक
ये वाला सरफेस सर्कुलर सरफेस S1, ये हो जाएगा S2, और ये बीच वाला जो आपको दिखाई दे रहा है कर्व्ड सरफेस S3। ठीक है, अब अगर हमको इस पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो बताना है, तो वो अगेन क्या हो जाएगा, फाई थ्रो S1, फाई थ्रो S2, फाई थ्रो S3। ठीक है, अब अगर हम इन सब की वैल्यूज को रखें तो ये क्या हो जाएगा आपका E1 S1 cos θ1, ये हो जाएगा आपका E2 S2 cos θ2, और सिमिलरली तीसरे सरफेस यानी कि कर्व सरफेस के लिए हो जाएगा E3 S3 cos θ3। ठीक है, अब अगला काम क्या है हमारा, E और S वेक्टर के बीच का एंगल यहां पे पुट करना। तो E और S का जो वेक्टर जो एंगल है कैसे निकालेंगे, देखिए ये है सर्कुलर सरफेस, इसका डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ये हो गया S का डायरेक्शन S1 का, S2 का डायरेक्शन जो होगा एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, तो ये हो गया S2 का डायरेक्शन। और ये है बीच में कर्व्ड सरफेस, इसका डायरेक्शन होगा या तो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स या तो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, अगर हम ऊपर नीचे सरफेस की बात करते हैं तो। ठीक है, अब ये है बीच में आपका सीट, तो आपको पता है कि सीट कुछ इस तरीके से रखी हुई है, तो इसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे आउटवर्ड्स होंगी, इधर भी आउटवर्ड्स होंगी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से। और अगेन देखिए चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सिलेंडर के अंदर का जो भी पार्ट होगा वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। तो अगेन हम यहाँ पर E1 E2 E3 की जगह केवल E लिख सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों तरफ इस सीट के सरफेस से आउटवर्ड है, और वो डायरेक्शन यहाँ पर आप देखेंगे तो किसका है, इधर S1 का और इधर S2 का। और अगर हम S3 के डायरेक्शन को देखें, S3 सरफेस के डायरेक्शन को देखें, या S3 का जो एरिया वेक्टर है वो देखें, तो वो ऐसे ऊपर और नीचे मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और S3 का जो डायरेक्शन है वो है 90 डिग्री। तो इस बार लाइन चार्ज वाले का ठीक उल्टा आपको मिल रहा है कि इस बार ये है ES1 cos 0 डिग्री, ES2 है cos 0 डिग्री, और ES3 वाला है इस बार 90 डिग्री। दिखाई दे रहा है आपको, S3 ऐसे है या ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो अगेन cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा आपका 0, तो बचेंगे ये दोनों टर्म्स, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो फाइनली अब इसको हम मिटा दें तो बस ये सॉल्व हो गया है। अब इस जो डायग्राम है इसका काम हो गया अपना। तो फाइनली जो आपको फाई E यानी टोटल फ्लक्स मिलेगा आपको, वो हो जाएगा ES1 प्लस ES2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है S1 और S2, और ये जो S1 और S2 थे उस सिलेंडर के ही दो सर्कुलर सरफेसेस थे, और एक ही सिलेंडर के ये दोनों सर्कुलर सरफेसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये S1 है और ये अगर S2 है, तो इसका जो भी एरिया होगा वो इसके एरिया के इक्वल होगा, मतलब S1 इक्वल होगा S2 के, चलिए हम उसको मान लेते हैं A। ठीक है, क्योंकि एक ही सिलेंडर के दो सर्कुलर सरफेस है ना भैया, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल, और उसको इक्वलाइज करके हम मान लेते हैं कि वो क्या है, A। तो वही हमने यहाँ पर लिया कि जो S1 है दैट विल बी इक्वल टू S2, और वो हम मान लेते हैं A। तो इन दैट केस ये हो जाएगा EA प्लस EA, मतलब कि 2EA हो जाएगा। बस अब यहाँ पर हमको फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया है, और गॉस के थ्योरम से हम क्या जानते हैं, तो हमको पता है कि फ्रॉम गॉसेस थ्योरम जो फाई होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर अगर हम ये वैल्यू रख दें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 2EA, और यहां से फिर हमको E का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 2A को बस इधर ले आइए, तो हो जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमको मिल गया इंटेंसिटी का एक फाइनल फॉर्मूला ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से Q बाई A आ रहा है, जो हम लोग टॉपिक शुरू करने से पहले देख चुके हैं। टोटल चार्ज अपॉन एरिया, टोटल चार्ज अपॉन एरिया जो है वो इज इक्वल टू होता है आपका सिग्मा, जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से आपको E की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी, इन दोनों की जगह आप क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगा आपका फाइनल फॉर्मूला
इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, हटा दें इसको। चलिए बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको दो एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। अब एक मैं आपको और एक और टॉपिक होता है उसमें कि भाई दो अगर हमारे पास इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज होंगे, मान लेते हैं ये एक और ए और बी, इन दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और इन दोनों के कारण किसी पॉइंट पर अगर हमको इंटेंसिटी बतानी है तो कैसे बताएंगे। तो मैं आपको हिंट कर रहा हूं, आप बुक में देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, ए और बी के बीच में जो ये सरफेसेस जो खाली जगह दिख रही है इसको आप तीन रीजन में बांट दें, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। ठीक है, अब अगर इसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं इन दोनों सीट्स को, तो बी वाले जो सीट्स का जो राइट साइड होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये, और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये। मतलब अगर हम लेफ्ट और राइट साइड में इन दोनों सीट्स के जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिनोट करते हैं तो एक होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक होगा आपका नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो इन दोनों ही सीट्स के लेफ्ट साइड में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2ε0, और राइट साइड में हो जाएगा E इज इक्वल टू प्लस सिग्मा अपॉन 2ε0। ठीक है, अब हमको इस रीजन पे फाइंड करना है इंटेंसिटी। तो जब इस रीजन पे निकालेंगे तो आप इन दोनों को समड अप करेंगे, जोड़ेंगे, इस यहां पर निकालेंगे तो दोनों का डायरेक्शन देखेंगे, यहां पर निकालेंगे तो दोनों का डायरेक्शन देखेंगे, और फिर फाइनल आप रिजल्ट पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको हिंट किया है, एक बार आप घर में इसको बना के देखें तो अगली क्लास में हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो घर में बैठिए, तैयारी कीजिए। हाँ, अगली जो हमारी क्लास होगी इसको हम सॉल्व करेंगे, भले आप बनाएं घर में या ना बनाएं, और साथ ही साथ हम इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। और आपको लगता है ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने देखे हैं जो आपसे नहीं बन रहा है, तो उसे अभी के अभी आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें। अगली क्लास में हम उन क्वेश्चंस को भी उठाएंगे जो आप हमें भेजेंगे, और बैठ के पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।